हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4 का जो हेडिंग पॉइंट है उसको आज अपना चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हेडिंग क्या है अपने पास, चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग देखिए अपन, लास्ट हेडिंग। उसमें हम पढ़ेंगे कि चालकों के संयोजन में आवेशों के पुनः वितरण व ऊर्जा हानि एनर्जी कितनी लेस होगी और आवेश का पुनः वितरण किस प्रकार से होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं। चालक होना चाहिए, आवेशित चालक होगा तभी होगा ये सभी प्रोसेस। यहां लिख देता हूं, आवेशित चालक बोल देता हूं। ये लो, आवेशित चालकों के संयोजन में आवेशों का पुनः वितरण और उसमें कितनी एनर्जी अपने लॉस होती है उसके बारे में बात करने जाएंगे। अब देखिए इस हेडिंग से आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले चालक लेंगे, उनका संयोजन करेंगे। तो संयोजन करने के लिए आपको पता है कम से कम 2 चालक होने चाहिए। अब देखो दूसरी बात आती है अपने हेडिंग से कि आवेशों का क्या होगा, पुनः वितरण। तो आवेश कब पुनः वितरण होंगे? पुनः वितरण का मतलब होगा कि कम आवेश से अधिक, अधिक से कम, जो भी हो वो प्रोसेस कब हो पाएगा, जब आवेश एक चालक से दूसरे चालक में कब ट्रांसफर होंगे। ये बात आपको तभी पता होनी चाहिए या तभी पता होगी जब आपको पता हो कि चालकों का विभव क्या होना चाहिए अपने पास अलग अलग। तो चैप्टर नंबर 3 हमने ये पढ़ा था कि आवेश एक चालक से दूसरे चालक में तभी जा पाते हैं, या चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि ये तभी प्रक्रिया हो सकती है जब दोनों चालकों का विभव क्या हो, अलग अलग। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों चालकों का विभव क्या नहीं हो जाए, समान। 2-3 चालक कितने भी हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन बताता हूँ, यानी इसकी जो शर्त है ये कब होगा। तो देखो शर्त में आपसे पूछ रहे हैं पुनः वितरण कब हो सकता है, तो हम ये कहेंगे चालकों का विभव अलग अलग होना चाहिए। इस आवेश का पुनर्वितरण तभी हो पाएगा जब विभव क्या हो, समान। अब हम बोलेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, तब तक होगा जब तक दोनों चालकों का विभवांतर सामान्य हो जाए, या विभव बोल देता हूं, विभव सामान्य हो जाए। तब तक ये आवेश एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर होते रहे। ये मुख्य 2 शर्तें पढ़नी। अब इनके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं हेडिंग पे। ये बात समझने की आवश्यकता नहीं क्योंकि चैप्टर पीछे पढ़ चुके हैं। अब देखिए सबसे पहले हेडिंग में लगा रहा हूं, वो सुने आप। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आवेशों का पुनः वितरण। आवेशों का पुनः वितरण। अब मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप उस डायग्राम को फोकस करेंगे केवल। ये कुचालक पर अपना स्टैंड ले लिया आपने, या 2 सतह ले ली। इसमें 2 स्टैंड रखे हैं, कुचालक ही है दोनों ही। ये लीजिए मैंने 2 स्टैंड रख दिया आपके कुचालक। ये क्या आपका कुचालक स्टैंड है। इस पे मैंने 2 गोले ले लिए आपके, चालक गोले। ये 2 मैंने चालक गोले ले लिए और दोनों कैसे हैं, ये रहो आवेशित गोले हैं। अब देखिए सबसे पहले मान लीजिए इस पे आवेश है Q1, इस पर एक Q2 आवेश। इसकी धारिता चालक C1, इसकी मान लो C2, इसका विभव V1, इसका V2। ये है कब, ये संयोजन से पूर्व है।
संयोजन से पूर्व की बात करें। अब हम संयोजन के बाद की बात करते हैं। ये कुचालक वाली प्रोसेस, ये दो स्टैंड आपके फिक्सेड कुचालक, और हम क्या करते हैं अब इनको, ये आपके दो गोले वापस, अब इनको एक तार से जोड़ देते हैं, और ये तार है वो नगण्य प्रतिरोध या दूसरी का बात करें कि नगण्य धारिता का है। यानी यहाँ एनर्जी का लॉस कम से कम होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो आपको पता है वहां क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। हीट का मतलब एक तरह से क्या उत्पन्न, एनर्जी, तो कम से कम लॉस हो, इसलिए इसको नगण्य धारिता या नगण्य प्रतिरोध से जाना जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको चार्ज था वो Q, अब वो Q चार्ज तो नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा अभी, क्योंकि कुछ आवेश A गोले से B में जाएंगे, B वाले C में जाए, B वाले A में आप जा सकते हैं। तो इसमें जो आवेश ट्रांसफर होंगे, यानी एक से दूसरे में या यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो आवेश का क्या होगा, मान परिवर्तित होगा। तो मान लीजिए इस पे पहले Q1 था, तो अब मान लेते हैं Q1 डैश, इस पे Q2 था तो यहाँ मान लेते हैं Q2 डैश। अब चलो ये आवेश और ट्रांसफर, आवेश के मान परिवर्तित होगी, और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, तब तक आप बोलोगे सर पहले इसका विभव था V1, इसका था V2, अब ये तब तक चलेगी, तब तक इनका विभव क्या नहीं है, समान। अब कितना हो जाएगा विभव V, और इसका भी कितना हो जाएगा V, लेकिन धारिता में कोई चेंज होगा क्या, नहीं सर, चालक तो वही है, तो धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका भी C1, इसका भी C2। बस ये प्रोसेस ही याद रखना है। फिर से एक बार और सुन लीजिए, दो आपने चालक लिए, खुद चालक डिस्टेंस पे क्यों लिए, क्यों आवेश अंदर नहीं जा सके, इसलिए वो तो आपको पहले बता रखा है। इस पे Q1 आवेश मान लिया, इस पे Q2 आवेश मान लिया, इसका विभव V1, इसका V2, इसकी धारिता C1 और C2। ये जोड़ने से पहले, ये जोड़ने के बाद जैसे जोड़ा तो जो प्लस आवेश था, यानी आवेश कहां से कहां गति करता है, कम विभव से प्लस उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए एक लाइन जो कि पीछे पड़ गया है, आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है। आवेश सब किधर से किधर गति होती है, उच्च विभव से निम्न विभव, और ये तब तक चलती तब तक इनका विभव क्या नहीं हो जाए, समान नहीं हो जाए। चलो ये संयोजन के बाद लिख देता हूं, ये संयोजन के बाद की प्रक्रिया है। अब जो सिस्टम लिखा है वो यहां लिखना है, बस और कुछ नहीं। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं संयोजन से पूर्व। संयोजन से पूर्व क्या क्या प्रक्रिया होगी बेटा, कि हम सबसे पहले बोलेंगे कि सर Q1 चालक A बोल देते हैं, उसको B बोल देते हैं, चालक A के लिए तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 V1, समीकरण नंबर 1। अब B के लिए बात करें तो Q2 बराबर C2 V2, समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ, ये तो आप सीधा जानते हैं, इसके लिए अब मुझे तो कुल आवेश कितना है, तो हम बोलेंगे माना कुल आवेश Q जो कितना होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, दोनों का योग कर लेते हैं, तो Q बराबर आ जाएगा C1 V1 C2 V2, समीकरण नंबर 3। ये प्रक्रिया संयोजन से पूर्व की लिखी। अब मैं संयोजन के बाद की बात करूंगा, तो देखो मैं लिखता हूं संयोजन के बाद, तो बोलो संयोजन के बाद अब यहां आ जाते सेकंड नंबर डायग्राम। बोलो यहाँ के लिए अपने पास Q1 कितना है, तो यहाँ बोलेंगे सर Q1 डैश जो कि कितना है, C1 इंटू V है, V हो गया ना, संधि को पृष्ठ बोलेंगे जिसको, तो अपने पास Q1 डैश बराबर C1 V, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2 V, समीकरण नंबर 5। तो हमने क्या किया, Q1 डैश बराबर C1 V, इसके लिए बोला तो Q2 डैश बराबर C2 V, समीकरण नंबर 5। अब आते हैं अपन यहाँ पे, तो बोलो आवेश का नियम बताया था आपको, इस आवेश संरक्षण का नियम,
तो आवेश संरक्षण के नियम से, या मैं पहले ये लिख देता हूं, अच्छा रहेगा कि संयोजन के बाद कुल आवेश, संयोजन के बाद कुल आवेश, बोलो संयोजन के बाद आवेश कितना क्यों ही रहेगा? क्यों आवेश तो परिवर्तित नहीं बना बेटा कुल आवेश तो पहले ये दोनों मिलके क्यों आवेश दे रहे थे, अब संयोजन के बाद में भी तो क्यों ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे Q1 डैश प्लस Q2 डैश, ये दोनों आवेश यानी संयोजन के बाद भी आवेश तो क्यों ही रहेगा। हाँ ये अलग बात है, यहाँ Q1 डैश प्लस Q2 डैश है, लेकिन आवेश की वैल्यू तो वही रहने वाली, तो यहाँ से इसका मान रख देंगे तो अपने पास आएगा Q बराबर C1V प्लस C2V। यहाँ से Q बराबर हम बोल सकते हैं C1 प्लस C2 और इंटू कितना आ जाएगा V। ये समीकरण नंबर बन गया आपका 6। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, आप घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं, संयोजन से पूरे आपने Q1 Q2 लिखा, टोटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 माना, समीकरण 3 आया। ये सेम काम ही आपको इसके लिए करना है। इसके लिए क्या करना, संयोजन के बाद तो यहाँ आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया तो C1V Q2 डैश, लेकिन आवेश जो Q था वही Q यहाँ रहेगा, तो Q आवेश कितना होगा, अब Q बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, डैश वाले यानी समीकरण 4 और 5 से मान रख देंगे तो अपने पास Q बराबर आ जाएगा C1V प्लस C2V। अब हम यहाँ से V कॉमन ले लें तो C1 प्लस C2 इंटू V आ गया। अब हमारा काम हो चुका है, अब जो प्रोसेस था वो हो चुका है, अब हमें कोई टेंशन की बात नहीं, जितना चीजें थी वो अपन लिख दिया, और ये सभी चीजें मैंने डायग्राम से देख के लिखी, डायरेक्ट परिभाषा से लिखी है और कुछ भी नहीं किया है। अब आगे देखना, अब हमारे काम के समीकरण कौन से, अपने काम के समीकरण हो गए, एक तो ये समीकरण नंबर 3 काम का हो गया और एक काम हो गया अपना समीकरण नंबर 6। चलिए अब हम क्या बोलेंगे भाई, आवेश यहीं क्यों वहीं क्यों, तो फिर क्या बोले, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से। अब नियम से क्या बोलेंगे, आवेश संरक्षण के नियम से बोलेंगे सर Q बराबर Q, अर्थात मैं यहाँ बोलूँ इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 6। बात एक ही है, दोनों बराबर कर देते हैं, तो बोलो यहाँ से क्या लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 बराबर, वहां से बोलेंगे C1 प्लस C2 इंटू V। अब ये मिटा देते हैं तो बोलो V बराबर कितना है, V बराबर आएगा तो C1V1 C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ये V आ चुका है। अब इस V का नाम क्या है, वो सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है। V को बोलते हैं उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन विभव, ये कॉमन पोटेंशियल आ गया, यानी उभयनिष्ठ विभव आ चुका है। V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2, यानी कुछ नहीं करना आपको, इसका अलग अलग समीकरण लिखा, कुल आवेश लिखा, इसके अलग अलग लिखा, कुल आवेश लिखा, दोनों बराबर किया, V आ गया। अब देखा जाए कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, यहाँ क्यों हो गया वो भी बताऊंगा, आपको समझ आएगा। अब वो ये कर लिया V, अब हम क्या करने जा रहे हैं वो देखना। अब मुझे बताओ, पहले इसका विभव कितना V1 था, इसका V2 था, फिर कितना हो गया VV, तो विभव में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं साथ में। अब बोर्ड ने ये पूछा उभयनिष्ठ विभव क्या कीजिए दो चालकों के लिए। अब देखो अगली हेडिंग क्या बोले, विभव में परिवर्तन, तो मैं बोलूं विभव में परिवर्तन। अब ये चालक A था, ये चालक आपका B माना हुआ, तो मान लीजिए मैं बोलता हूं यदि V1 ज्यादा है किसे, V2 से, यदि मान लो, या आप कोई मान सकते हो, ये मैं केवल मानने की बात हो रही। यदि ऐसा है V1 ज्यादा है किसे, V2 से, तो फिर आवेश यहां से यहां जाएंगे, और यदि ये V2 ज्यादा होता है किसे, V1 से, तो आवेश B से कहां आते, A में। तो मैंने ऐसा माना, ऐसा माना तो ये कौन सा है, ये कॉमन है विभव V, तो ये इनकी कहां आएगा, बीच में, तो V1 ज्यादा होगा V से और V ज्यादा होगा किसे, V2 से। ये किस को नहीं समझ आया, एक बार और सुनना। मैंने मान लिया कि V1 ज्यादा है किससे, V2 से। क्या मान लिया, आप उल्टा भी मान सकते हो, अपनी अपनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान रहा हूं, मेरे को थोड़ी पता किसका विभव ज्यादा है। तो देखो V1 मैंने ज्यादा मान लिया V2 से,
आप ये मान सकते हो कि सर V2 ज्यादा है V1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने ये मान लिया, मैंने माना जब V1 ज्यादा है V2 से, तो मुझे बताओ यदि ये ज्यादा है इससे, तो अब जो कॉमन बनेगा वो इनके कहाँ आएगा, बीच का, तो ये मैंने बीच कर लिया, यानी V1 ज्यादा V से, फिर V ज्यादा है किससे, V2 से। चलिए, तो मुझे बताओ मैं चालक A के लिए बात करूं तो चालक A के विभव में परिवर्तन, मैं एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे, ठीक है, V के लिए आप करोगे, तो परिवर्तन को क्या बोल दूं, डेल V बोल दूं, किसके लिए, A के लिए। तो बोलो अब कितना आएगा इसके लिए, A में, चालक A के लिए बात करूं तो इसका पहले कितना था, ज्यादा कौन है, V1, अब कितना हो गया V, पहले कितना था V1, अब कितना हो गया V, तो ये परिवर्तन हुआ। V1 का मान रख देंगे और माइनस की किसका मान रख दोगे अपने पास V का, तो अपन V को V1 ही देने देते हैं। V का अभी भी आया था मान अपने पास, मिटा दिया मैंने, चलो देखे क्या आया था मान, आपको याद हो, उपनिष्ठ विभव का मान आया था V बराबर C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये आया था, ये यहाँ रख देते हैं उपनिष्ठ विभव का C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2। अब इसको यहाँ ब्रैकेट बना लेना, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको खुला छोड़ देते हैं, खुला छोड़ने का मतलब ये माइनस केवल इसका भी नहीं, इसका मतलब ये आपको ब्रैकेट बनाना। अब इसको आप एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे एलसीएम कितना है 1, तो ये आपका 1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने से नीचे तो बन जाएगा C1 प्लस C2, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो C1 V1 C2 V1, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस इधर भेज देंगे तो C1 V1 माइनस C2 V2। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो करते हैं आप, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया प्लस, और ये माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, तो ये डेल VA, तो यहाँ लिख दूंगा मैं डेल VA बराबर अपने पास फाइनली जो सॉल्यूशन आ गया वो क्या आ गया, यहाँ बच गया, देखो इसमें से इसमें देखो C2 कॉमन आ रहा है, देखो C2 कॉमन आ रहा है, तो मैं C2 बाहर ले लेता हूँ, अंदर बच गया अपने पास से V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2, ये कौन आ गया, चालक A के विभव में परिवर्तन। अब देखो इसी प्रकार सेम काम आप चालक B के लिए करोगे, ये किसके लिए करोगे, चालक B के लिए। तो चालक ये मैं डायग्राम आपसे मिटा दूं, अब इनका कोई काम नहीं है वैसे, तो देखें, तो अपने पास इसी प्रकार मैं केवल लिख रहा हूं, फिर आपको लिखना है। इसी प्रकार चालक B के विभव में परिवर्तन, कितना परिवर्तन होगा, पहले उसका V2 था, V हो गया, लेकिन इनमें से बड़ा कौन है V, तो हम क्या लिखेंगे डेल VB, यानी V के परिवर्तन, तो क्या लिखेंगे V माइनस V2, V का मान ये रख दो कि V2 सेम ही रहना है, चलो मैं ही कर देता हूँ C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2 माइनस V2। अब इसका क्या लेना आपको एलसीएम, तो नीचे आएगा C1 प्लस C2, यहाँ आ जाएगा C1 V1 C2 V2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या है माइनस C1 V2 माइनस C2 V2। अब V2 वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रहा कैंसिल आउट, अपने पास यहाँ से देखो C1 कॉमन आ रहा, तो C1 यहाँ आ जाएगा V1 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2, ये डेल V है, समझ आ रहा है। अब डेल V यानी विभव में परिवर्तन आ गया A और B में, दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखो, कुछ चीज कॉमन आ रही है, V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 C1 प्लस C2 C1 प्लस C2, ये सब कॉमन आ रहा है, इसका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो विभव का जो अनुपात है वो देखना चाहिए, तो कितना आएगा, तो देखो विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है, मैं लिख देता हूं विभव में परिवर्तन का अनुपात, तो बोलो इसमें इसका इसको दे देता हूं आपके पास 7, इसको दे दिया आपने 8, दोनों डिवाइड कर लेते हैं, डेल V A बाई डेल V B, चालक A के विभव में परिवर्तन बटा चालक B के विभव में परिवर्तन, इसमें इसका भाग लगाएंगे, तो देखो ये तो अपने पास पड़ा है, उसमें इसका भाग लगाओगे, इसमें जैसे ही लगाओगे तो ये तो सब कैंसिल आउट होते जाएंगे, ऊपर कौन आएगा C2 डिवाइड बाई कौन आएगा C1, ये सोल्व हो गया, भाग देके देख लेना, ये बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ C2 बाई C1 बच गया, ये आ गया विभव में परिवर्तन का अनुपात। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं विभव, देखो यहाँ A विभव, चालक A की धारिता नीचे,
तो ये आपस में कैसे व्युत्क्रम है, देखो विभव और धारिता एक दूसरे कैसे आएगी, व्युत्क्रम के रूप में आएगी। तो कुल मिला के हमने क्या किया, दो चालक ले लिए, उनके अलग अलग आवेश निकाला, उनका योग निकाला, दूसरी बार जो जोड़ा आवेश अलग अलग हो गए, विभव समान हो गया, धारिता वही रहेगी, फिर जोड़ा, फिर दोनों को लिया, फिर हमने देखा विभव किसका ज्यादा किसका कम, उसका परिवर्तन निकाला। तो ये था जो चीज अपने मेन काम की थी वो मैंने सब करा दी। अब हम क्या लेते हैं, दूसरी हेडिंग में केवल हल्के से फुल्की बताऊंगा, फिर आपको ही करनी बेटा, मैं नहीं कराने वाला क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, तो मैं उसको क्या बताऊं। अब देखो अपने ऊर्जा हानि, अगली हेडिंग है ऊर्जा हानि, लास्ट बिल्कुल लास्ट टॉपिक ऊर्जा हानि। अब देखो इसमें जो अपना ऊर्जा हानि पढ़ रहे हैं, ऊर्जा हानि होगी कब, पहले ज्यादा ऊर्जा हो फिर कम हो, यानी संयोजन से पहले की ऊर्जा और संयोजन के बाद की ऊर्जा दोनों में कुछ अंतर हो, वही तो अपने लिए क्या कहें ऊर्जा हानि। तो मैं यहाँ लिखा ऊर्जा हानि, मतलब हानि बराबर सीधा लिखूं, हानि बराबर संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा माइनस संयोजन के बाद कुल ऊर्जा। बस अब देखो संयोजन से पहले कुल ऊर्जा कितनी, अब यहां आप कंफ्यूज नहीं होना, क्या बोलेंगे यू ए प्लस यू बी माइनस यू ए डैश प्लस यू बी डैश, ये तो बोलूंगा संयोजन से पहले संयोजन के बाद यही। चलो इसके लिए क्या बोलेंगे 1/2, पहले चाले के लिए C1 V1 का स्क्वायर, इसके लिए 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। तो ये तो कल फॉर्मूला बताया था, वो ऊर्जा का यही तो फॉर्मूला था। तो इस A की B माइनस ये ब्रैकेट लिख देते हैं, इसके लिए कितना होगा 1/2 C1 तो C1 रहा था, V1 कितना हो गया था V, तो V प्लस 1/2 C2 ही था, V2 कितना हो गया V उभयनिष्ठ हो गया ये। अब इसको केवल सोल्व करना आप, ये तो सेम 1/2 C1 V1 का स्क्वायर 1/2 C2 V2 का स्क्वायर पड़ा रहेगा, इसको सोल्व करोगे तो 1/2, देखो यहाँ V का स्क्वायर V का स्क्वायर समान है, तो C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है वो आप सुन लीजिए, यहाँ इस V का क्या रखना आपको मान, और V का मान कितना रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ V का मान, तो V बराबर अपने पास C1 V1 C2 V2 बाई C1 प्लस C2 ये मान था, ठीक है, ये मान रखना। तो मैं ये रखूंगा मान V का मान रखने पर। अब आप ये V का मान रख देना इसमें, तो अपने पास जो इस ऊर्जा हानि इसको डेल V लिख देता हूँ, डेल V, तो अपने पास डेल U सॉरी V का U ऊर्जा है ना, तो U डेल U आएगी 1/2, यहाँ आएगी V1 माइनस V2, यहाँ आएगी साइड C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, या नीचे आएगी C1 प्लस C2, हमें ये आएगा, ठीक है, 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये ऊर्जा आएगी आपकी टोटल। क्या करना है फिर से सुन लीजिए, संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा, संयोजन के बाद की ऊर्जा। तो जो तार जा रहा, तार से जो जुड़ा था आपने नगेंद्र, वो फिर गर्म होगा तो हीट उत्पन्न होगी, और वही हीट किसके रूप में होगी, ऊर्जा की हानि होगी। और वो फिर ऊर्जा निकालते कैसे हैं, तो आप बोलोगे संयोजन से पूर्व माइनस संयोजन के बाद की कुल ऊर्जा, तो बोलेंगे संयोजन से पहले ये, संयोजन के बाद ये, सब आपने मान रखिए। ये कल फॉर्मूला पढ़ा था 1/2 C1 C इंटू V स्क्वायर, उसी प्रकार से ये याद रखने के लिए बताया था कि 1/2 mv स्क्वायर, उसी प्रकार से ये याद रखना है, अंतर करना है। फिर यहाँ V का जो मान है वो अपने पीछे निकाल के आए थे, उभयनिष्ठ विभव बोलते हैं जिसको, उसका मान रखोगे, सोल्व करने पर 1/2 C1 C2 बाई C1 प्लस C2 माइनस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये ऊर्जा देखो, अब देखो धारिता हमेशा कैसे होती, प्लस की होती, और ये यहाँ होल स्क्वायर बन रहा है। होल स्क्वायर बनने का मतलब क्या हुआ बेटा, होल स्क्वायर बनने का मतलब ये धनात्मक होगा, तो ये पूरा धनात्मक, इसका मतलब ऊर्जा की हानि 100% होगी, और वो भी कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, यानी ये भी पॉजिटिव, धारिता पॉजिटिव, 1/2 पॉजिटिव, यानी ऊर्जा हानि 100% होगी। लेकिन यदि जब V1 बराबर क्या हो जाए V2 हो जाए,
V1 बराबर क्या हो जाए V2। इसका मतलब ये हुआ कि फिर ऊर्जा हानि नहीं होगी, यानी जब सम विभव खरष्ट आ जाएगा, यानी यूं कहें कि जब उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, अर्थात यूं कहें कि A और B का विभव समान हो जाएगा, उसके बाद ऊर्जा हानि नहीं होगी। लेकिन जब तक आवेश गति करते रहेंगे तब तक हानि होगी, और वो भी पॉजिटिव के साथ। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप उसका फिर आंसर बताओगे। मैं नहीं, आंसर कौन बताओगे? आप। आंसर कौन बताओगे? आप। यानी जो ये संयोजन किया, क्या बोले, यह संयोजन कौन से क्रम का है? कौन से क्रम का है और क्यों? कमेंट बॉक्स में बताओगे। यानी ये जो क्रम आपने पढ़ा, जो आपने ये संयोजन पढ़ा है, वो कौन से क्रम का है? ऑप्शन में है आपके पास समांतर, दूसरा है आपके पास श्रेणी, तीसरा है मिश्रित, और चौथा है कोई नहीं। रीजन और बताना है, इसका कारण और बताना, वो मैंने नहीं लिखा यहाँ। तो ये आपको बताना कि अभी जो अपन दोनों चाले पढ़े थे ना, जो संयोजन वाले पढ़े थे, वो कौन सा क्रम है? यानी आप लोग पढ़ चुके समांतर, श्रेणी, संयोजन वगैरह, ये जो भी इनमें कौन सा संयोजन है, यानी ये कौन सा क्रम है जो आपने संयोजन किया है, वो उतना आपको बताना है। बाकी मिलते हैं अपन चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए आप सभी। वैसे मैं और अनाउंसमेंट कर दूंगा उसकी, लेकिन कल का आपके पास दिन है चैप्टर नंबर 4 की जो थ्योरेटिकल जो जितना पोर्शन है, या जो न्यूमेरिकल जितने अभी तक कराए हैं, उनका टेस्ट है आपके एक दिन बाद में, यानी आज नहीं कल है, कल नहीं परसों, सॉरी परसों आपका टेस्ट है, ठीक है।